हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मानव श्वसन तंत्र के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन की क्रिया एक जटिल तंत्र द्वारा होती है। कैसी होती है? मानव श्वसन की क्रिया जो होती है एक जटिल तंत्र द्वारा होती है, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यह तंत्र नासा गुहा, निसोफेरिक्स, लेरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोक्स आदि अंगों के मिलने से बनता है। ठीक है, श्वसन के समय फेफड़ों के फूलने पिचकने में सहायता के लिए डायफ्राम होता है। अतः डायफ्राम श्वसन तंत्र का एक अभिन्न अंग है। डायफ्राम जो होता है श्वसन तंत्र का एक अभिन्न अंग होता है। अतः श्वसन क्रिया में सहयोग करने वाली मानव शरीर की नासा गुहा, निसोफिरिक्स, लेरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोक्स आदि अंगों के सम्मिलित स्वरूप को मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए मानव श्वसन तंत्र की बनावट। मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला था नासा गुहा, दूसरा था नेसोफेरिक्स, तीसरा था लैरिक्स, चौथा था कॉन्ट्रैक्ट्रेकिया, पांचवा था श्वास नली या ब्रॉक्स, छठा होता है फेफड़े और सातवां होता है डायफ्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पहला देखिए नासा गुहा। नाक श्वसन तंत्र का प्राथमिक और प्रारंभिक अंग होता है। नाक जो होता है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है, इसे याद रखना होगा। इसके दोनों छिद्र से होकर वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है। नाक के दोनों छिद्र नीचे जाकर एक चौड़े क्षेत्र में खुलते हैं, जिसे नासा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा गुहा कहते हैं। कौन नासा गुहा है? ये जो है इसे हम नासा गुहा कहते हैं। ठीक है, नासा गुहा के आंतरिक भित्ति में श्लेष्मा ग्रंथि पाती है, जिनके कारण वो गीली रहती है। नासा गुहा की आंतरिक भित्ति में क्या पाती है? तो श्लेष्मा ग्रंथि पाती है, जिसके कारण क्या होता है? वो गीला रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नासा गुहा में वायुमंडल से पहुंचने वाली वायु में फंसे धूल कण या जीवाणु श्लेष्मा में चिपक जाते हैं और अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? सांस में वायु के धूल कण तथा जीवाणु हमारे नाक में प्रवेश करते हैं। हमारे नाक में क्या पाया है? श्लेष्मा पाया है, वहां पर जाकर चिपक जाते हैं और वो अंदर नहीं आ पाते हैं। नासा गुहा से पहले नासा छिद्रों से आगे की दीवारों पर बाल पाए जाते हैं, जो हवा को छाने का कार्य करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारे नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? हवा को छाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए नेसोफेरिक्स। नासा गुहा के आगे की घुमावदार रास्ते को नेसोफेरिक्स या ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? ये जो भाग है इसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वसन नली में खुलती है, इसे ग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ग्लाटिस कहते हैं। ये एक उपास्थि युक्त कपाट द्वारा ढका रहता है, जिसे एपीग्लाटिस कहते हैं। यह श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। ये क्या करता है? श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। कौन रोकता है? एपीग्लाटिस जो है श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। ठीक है, अब तीसरा देखिए लेरिक्स। नेसोफेरिक्स के आगे की ओर बढ़ने पर वायु मार्ग सीधा हो जाता है। यहाँ से कंठ के पहले का क्षेत्र लेरिक्स या ग्रसनी कहलाता है। ये उपास्थि का बनाता है। किसका बनाता है? ये उपास्थि का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा देखिए कंठ या ट्रेकिया, इसे वाक्य यंत्र भी कहते हैं। ये एक लंबी चौड़ी उपास्थि की बनी हुई नलिका होती है, जो लेरिक्स के आगे के भाग में स्थित होती है। कंठ कहाँ पाया जाता है? तो कंठ यहाँ पर आता है। ठीक है, पुरुषों की कंठ उपास्थि उठी हुई होती है। पुरुष के जो कंठ होते हैं ऊपर में है, निकला होता है। ठीक है, कंठ के बीच में दो स्वरज्जु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो कंठ के बीच में दो स्वरज्जु पाए जाते हैं, जिनके कंपन से बाड़ी या आवाज पैदा होती है। ठीक है, कंठ से आगे भाग श्वास नली कहलाता है। ये जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। ठीक है, इस नली की दीवारें उपास्थि की बनी होती है। इस जो नली की जो दीवारें है किसकी बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है। ये उपस्थितियां बलों के रूप में व्यवस्थित रहती है। इसी कारण से वायु की अपर्याप्त मात्रा रहने पर भी ये पिचकती या ढाती नहीं है। श्वास नली आगे विभाजित होकर ब्रोक्स बनाती है। क्या बनाती है? श्वास नली आगे विभाजित होकर ब्रोक्स बनाती है। ठीक है, अब पांचवा देखिए ब्रोक्स। ट्रेकिया के आगे का भाग ब्रोक्स कहलाता है। ट्रेकिया आगे जाकर उल्टी वायु के आकार में दो शाखाओं में बढ़ जाता है। प्रत्येक शाखा को ब्रोक्स कहते हैं। ब्रोक्स कौन है? ये जो उल्टी आई के आकार का जो हो गया है, ये दो भागों में बढ़ गया है, यहाँ पर और यहाँ पर। इन दोनों भागों में क्या कहते हैं? ब्रोक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब छठा देखिए फेफड़े। दोनों ब्रोक्स से एक एक फेफड़े लगे होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दो ब्रोक्स है, दोनों ब्रोक्स में एक एक फेफड़ा लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक फेफड़ा तोरी झिल्लियों से घिरा रहता है।
जिन्हें फुफ्फुसा बड़ी या प्लुमोनरी झिल्लियां कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुसा बड़ी या प्लुमोनरी झिल्लियां कहते हैं। ब्रोक्स जब फेफड़े के अंदर पहुंचता है तब वह छोटी छोटी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक शाखा को ब्रोंक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल कहते हैं। ये जो ब्रोक्स है ये क्या होता है? फेफड़े में जाकर अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है, उसे हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल। ठीक है। ब्रोंक्यूल पतली भित्ति वाली कोशिकाओं में खुलते हैं। इन कोशिकाओं को वायु कोश या एल्वेओली कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है? ब्रोक्स है। ब्रोक्स जब फेफड़े में जब प्रवेश करता है तो अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल कहते हैं। ब्रोंक्यूल जो पतली भित्ति वाली कोशिकाओं में खुलते हैं। इन कोशिकाओं को वायु कोश या एल्वेओली कहते हैं। ठीक है। इनकी भित्तियों में एक कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। ये कोशिकाएं पुलमोनरी धमनी द्वारा लाए गए रक्त से भरी होती है। ठीक है। दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग 700 कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। ये जो दोनों फेफड़े हैं, इन दोनों फेफड़ों में लगभग 700 कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। ठीक है। कोशिकाओं के भीतरी सतह पर सेल्की एपिथेलियम के ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो कोशिकाओं के भीतरी सतह पर सेल्की एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है। कोशिकाओं के कारण फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल वास्तविक रूप में बढ़ जाता है। इसका कुल सम्मिलित क्षेत्रफल लगभग 80 वर्ग मीटर के लगभग हो जाता है, जो हमारे शरीर के कुल क्षेत्रफल से बहुत अधिक है। ठीक है। अब सातवां देखिए डायफ्राम। ये एक लचीली परंतु मजबूत रचना वाली जो बच के उदर से अलग करती है। क्या करती है? बच को पेट से अलग करती है। ये ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलकर बच गुहा के आयतन को बढ़ाने या घटाने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? तो बच गुहा के आयतन को बढ़ाने या घटाने का कार्य करती है, जिसके कारण फेफड़े पिचकते और फूलते हैं। ठीक है। ये जो भाग इसे क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।